नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, आईआरसीटीसी के बारे में। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी के Q4 2019 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो हम उन रिजल्ट्स को भी वन करके डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम ट्राइडेंट, रुचि सोया के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में TCS के बारे में भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कैसा रहा आज का कारोबार। तो देखते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की प्रीवियस क्लोजिंग 9.35 थी और आज ओपन होता है 9.20 पे। डे लो लगाता है 8.75 पे और हाई जाता है 9.90 पे, आप देख सकते हैं। और जो क्लोजिंग दी है वो भी बहुत अच्छी क्लोजिंग है, 9.80 के आसपास है एज पर NSE ऑफिशियल डाटा। दोस्तों, हमने कल भी देखा था डिलीवरी परसेंटेज कम थी, 20% के आसपास थी। आज कल से अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है 23% के आसपास। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 92 करोड़ के आसपास है और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो है 22 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों, डिलीवरी की परसेंटेज अच्छी है, बट फिर भी दोस्तों मैं आपको रीज़न बताऊंगा किस लिए ये शेयर 9 रुपये का सपोर्ट तोड़ के नीचे आया थोड़े टाइम के लिए और फिर क्यों ये अप गया। तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि नेक्स्ट वीक में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो AGR से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें के बारे में डिस्कशन होनी है वो चीज़ें नेक्स्ट वीक में होते हुए देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि थर्ड वीक का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस डिस्कशन के से रिलेटेड दिया था। तो दोस्तों, थर्ड वीक में हियरिंग से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि वोडाफोन आइडिया का कैसा रहा आज का प्रॉब्लम का रीज़न क्या था। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया डिफॉल्ट्स ऑन रेंटल एनर्जी पेमेंट्स फॉर जून टू टावर फर्म। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड ये एक न्यूज़ मार्केट में सुबह ही चलने लगी थी कि वोडाफोन आइडिया ने डिफ़ॉल्ट किया रेंटल और एनर्जी पेमेंट के लिए फॉर जून मंथ के लिए, जो फिर किन के लिए, टावर फर्म्स के लिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या हुआ था बेसिकली। तो ये हम देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। वोडाफोन आइडिया द जॉइंट वेंचर बिटवीन वोडाफोन ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप हैज़ डिफॉल्टेड ऑन रेंटल एंड एनर्जी पेमेंट्स फॉर जून टू टेलीकॉम टावर कंपनीज। तो इन्होंने बेसिकली एक जो न्यूज़ चल रही थी मार्केट में कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने, सॉरी वोडाफोन आइडिया जो बेसिकली ये बता रहे हैं आगे कि ये वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर है, इन्होंने जून क्वार्टर में जो बेसिकली जून में जो कंपनीज को इनको पे करना होता है रेंटल चार्जेस और एनर्जी चार्जेस, उसमें इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। ये न्यूज़ आ रही थी मार्केट आवर्स में, जिसके कारण हमने देखा ये जो शेयर था वो डाउन होता गया, डिप चला गया था। उसके बाद अप भी क्यों गया, उसका मैं एक न्यूज़ मेरे को जो देखने को मिल रही है वो मैं आपके सामने आगे डिस्कस कर दूंगा। तो आगे पढ़ लेते हैं आगे कि इसमें क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ ए टेलीकॉम टावर फर्म, वोडाफोन आइडिया साइटेड पेमेंट ऑफ AGR टू द गवर्नमेंट एंड द रिजल्टेंट कैश फ्लो प्रॉब्लम फॉर द डिफॉल्ट। तो इन्होंने जो रीज़न बताया, उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ पेमेंट थी वो AGR के लिए साइड रख दी है और कुछ इनको कैश फ्लो की भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये पे नहीं कर पाए था। कंपनी यूजुअली पेज इट्स ड्यू बाय 3rd ऑफ एवरी मंथ। जनरली ये कंपनी हर महीने 3 तारीख तक अपने पे को, जो भी इसके ड्यूज होते हैं उसको पे कर देती है, बट दिस मंथ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी। तो इन्होंने जो भी जिस भी कंपनी जिन भी ये जगह ये पेमेंट करते हैं, तो उन वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अभी तक इस मंथ की, जून मंथ की पेमेंट नहीं की है। वोडाफोन आइडियाज ड्यू टू ऑल टेलीकॉम कंपनीज रन इनटू सेवरल 100 करोड़। तो ये मैक्सिमम पेमेंट थी जो सेवरल 100 करोड़ के आसपास की पेमेंट थी। तो ये जो न्यूज़ थी जो हमने देखा था बेसिकली, जो वोडाफोन आइडिया की डिफ़ॉल्ट पेमेंट से रिलेटेड थी, जो बिजनेस स्टैंडर्ड पे आई थी, इसके कारण बहुत से लोगों ने आज सेलिंग प्रेशर भी देखा होगा कि शेयर में काफ़ी सेलिंग प्रेशर रहा। बट ये शेयर बाद में एक अच्छी न्यूज़ चल रही थी, जब मैं कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ एक न्यूज़ थी, जिसके कारण ये शेयर हमें देखने को मिला। तो बेसिकली न्यूज़ कहाँ की है, ये न्यूज़ UK की थी। वोडाफोन वॉन्ट्स फुल UK बैन ऑन हुआवी वुड कॉस्ट बिलियन ऑफ पाउंड्स। तो उन्होंने बोला है कि UK में इन्होंने बयान दिया वोडाफोन आइडिया ने कि अगर ये आपको पता होगा बेसिकली हुआवी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया। तो इन्होंने कहा कि अगर इसको यूज़ करते हैं बेसिकली तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो भी ये कंपनियां हैं, अगर इनको 5G की तरफ जाना है तो इनको जो भी एरिक्सन और नोकिया के जो 5G के इक्विपमेंट है वो यूज़ करने चाहिए। इन्होंने बोला था कि चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन किया जाना चाहिए और इन्होंने एक D10 ग्रुप बनाने का भी प्रयास किया था। तो आप पढ़ सकते हैं, D10 ग्रुप का जो प्रपोजल दिया है वो UK ने ही दिया है। ये इट इज़ नॉट G10, इट इज़ D10।
ठीक है। तो इसमें बेसिकली 10 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें G7 + 3 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत को भी मिलाया जा रहा है, साउथ कोरिया को मिलाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया को मिलाया जा रहा है। तो ये तीन कंट्रीज ये और G7 की 7 कंट्रीज मिलकर D10 बनाने का ये प्रस्ताव पेश किया इन्होंने। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे। बट इन्होंने वोडाफोन आइडिया की तरफ से यही चीज़ें सामने आई। उन्होंने बोला कि इससे बेसिकली क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ इक्विपमेंट का होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। अब वही चीज़ अगर आप 100 रुपये की चीज़ जो चाइना में जो चीज़ 100 रुपये की है, वही चीज़ उनको अगर वो इरेक्सन और सोनी का कोई और या फिर नोकिया का कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो वही चीज़ उनको 170 या 180 रुपये के आसपास मिलेगी। तो बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ उन्होंने वार्न किया कि अगर हम एकदम से वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हमें आपकी ज़रूरत लगेगी तो आपको हमें कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा एकदम से टेक्नोलॉजी का आपको पता 4G से 5G शिफ्ट हो रही है। जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है उसके बाद प्रोडक्ट भी अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने का मौका मिल सकता है, कंपनी स्ट्रगल कर सकती है यहाँ पे। तो इसी दिशा में भारत ने भी देखा था, भारत में भी कुछ टाइम पहले हमने ये चीज़ें होती हुई देखी थी कि भारत ने भी चाइनीज़ कंपनीज को बैन कर दिया। आपने कहा चाइनीज़ ऐप्स भी बैन हो चुकी हैं 59 के अराउंड, टिकटॉक के अलावा 58 ऐप को बैन किया था। इसके अलावा भारत ने भी चाइनीज़ के जो भी 5G जो प्रोडक्ट थे उसको यूज़ करने के लिए मना किया था। हमने देखा था इनकी तरफ से बयान भी आया था कि जो अगर भारत इन 5G से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको यूज़ नहीं करेगा तो इन कंपनीज़ को कुछ हर्जाना भी भरना पड़ेगा चाइना को, अगर ये हुआबी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही चीज़ें सब डिस्कस हो रही हैं। अगर भारत भी अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना चाहता है तो भारत को भी इन कंपनीज़ को कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत, क्योंकि बेसिकली जो मेजर हुआबी का इक्विपमेंट यूज़ कर रही हैं भारत में वो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूज़ कर रही हैं। अगर ये कंपनीज हुआबी से हटना चाहती हैं तो भारत सरकार को कुछ ना कुछ इनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि बेसिकली इनको चाइना से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, जो भी ये 5G से रिलेटेड अगर यूज़ करना चाहते हैं आगे, जब जो ये हुआबी के प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये न्यूज़ का थोड़ा सा पॉजिटिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा होगा कि जब यूएस में, जब यूके में भी ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है और इंडिया में भी ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को कुछ सपोर्ट करे, जिसके कारण ये शेयर में कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी। हो सकता है दोस्तों कुछ और रीज़न भी रहा हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। बट मेरा एनालिसिस यही कहता है कि ये कुछ चीज़ें मार्केट में आज हुई हैं जिसकी वजह से हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में अच्छी उछाल देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों आपको पता है 3rd वीक जो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, उस वीक में हमें पता है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो हियरिंग है वो भी होती हुई देखने को मिल सकती है। लास्ट ईयर में बोला गया था कि आप अपनी पर्सनल गारंटीज वगैरह बताइए और बताइए आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ आपने प्रोविजनिंग किया, क्या क्या किया हुआ है, वो सब चीज़ें इस बार देखने को मिल सकती हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया बताता है। तो दोस्तों अभी इस वीक में क्या होता है, जो नेक्स्ट जो अभी आएगा 3rd वीक, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अगर आपने वोडाफोन आइडिया में अच्छे प्रॉफिट में हो तो आप चाहे तो थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट होता हो देखने को मिले। दोस्तों मैंने ये कॉल जब वोडाफोन आइडिया में गूगल से रिलेटेड न्यूज़ आई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि आप 6 रुपये से 6.35 के बीच में इसको वाई कर लेना। अगर आप उस लेवल पर वाई करके बैठे हुए हो तो आज भी मुझे पता है कि आप कम से कम अगर आपने 1000 शेयर भी लिया होगा तो 3-3.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपका आराम से बनता होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। मेरी अभी कोई भी बाइंग या सेलिंग की राह नहीं है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट की AGR की डिसीजन फाइनल नहीं आता तब तक मैं अभी कोई भी आपको बाइंग की कोई राय नहीं दे रहा हूं। बाकी आप अपना खुद का डिसीजन, खुद का प्रूडेंस भी यूज़ करना कि क्या करना चाहिए आगे। तो दोस्तों आगे आ जाते हैं IRCTC से रिलेटेड। तो दोस्तों IRCTC से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, ये लाइव मिनट का लाइव आर्टिकल है। सो IRCTC का जो Q4 का प्रॉफिट है ये 80% बढ़ गया। अब कहाँ पे पहुँचा है, 150.60 करोड़ के आसपास, और इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, फाइनल डिविडेंड ₹2.50 का। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट बढ़ा है ये बढ़ा है क्वार्टर बेसिस पे नहीं बढ़ा है, बिल्कुल ये बढ़ा है ईयर बेसिस। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं। इन्होंने साफ लिखा, हाउ एवर ऑन सिक्वेंशियल टर्म्स द कंपनी सो 26.6% डिप इन नेट प्रॉफिट। तो 26.6% जो कंपनी का प्रॉफिट है वो गिरा है। सिक्वेंशियल टर्म का क्या मतलब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब कि जो 3rd क्वार्टर 31 दिसंबर को खत्म हुआ था और जो अभी 31 मार्च का क्वार्टर है उस क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट 26.6% गिरा है। बट अगर वही ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी को अच्छा मुनाफा होता हुआ देखने को मिला है। तो साफ पढ़ सकते हैं, लिखा है इन्होंने, IRCTC ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 79.3% जंप इन इट्स नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 March 2020, but it took a hit with the lockdown that was imposed in March। तो दोस्तों
इन्होंने साफ आगे लिखा है, जो कंपनी है इसने नेट प्रॉफिट दिया है 150.6 करोड़ का एज अगेंस्ट रुपीज़ 84 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। तो दोस्तों वही प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो कंपनी का बड़ा है। बट वहीं अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इनका सिक्वेंशियल टर्म पे कम हुआ है 26.6%। लास्ट क्वार्टर में इनका 31 दिसंबर को 206 करोड़ के आसपास था, जो भी घट के हम देख रहे हैं बहुत कम आ चुका है। कितना आ रखा है, 150.6 करोड़ के आसपास आ रखा है। आगे इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। आईआरसीटीसी का रेवेन्यू भी हिट हुआ है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 18% हिट हुआ है, देख सकते हैं 587 करोड़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू 498 करोड़ इन मार्च 2019। तो ईयर ऑन ईयर इनका कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी हमें हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है वो बेसिकली 18% इंक्रीज हो चुका है, 587 करोड़ हो चुका है 498 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में तो जंप है, बट वो कैसे है, वो ईयर ऑन बेसिकली ईयर बेसिस पर है। बट अगर हम वही चीज़ें अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वो चीज़ें हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों याद रखना, आईआरसीटीसी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आईआरसीटीसी में मैक्सिमम चीज़ें हमें डाउन होती हुई देखने को मिल रही हैं इंस्टेड ऑफ टूरिज्म। तो हम टूरिज्म की बात आगे मैं आपको बताऊंगा कि टूरिज्म में क्या फायदा हुआ है, बट बाकी सारी चीज़ों में इनको डाउन हुआ है। तो दोस्तों आज आगे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। द कैटरिंग रेवेन्यू डिक्रीज 12%। तो कैटरिंग रेवेन्यू भी इनका डिक्रीज हो चुका है। द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ इट्स वाटर, जिसका नाम है, आपने देखा होगा पानी, अगर आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो रेल नीर नाम की एक पानी की बोतल आती है, वो आईआरसीटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो ये भी 13% गिर गया, ये गिर के 51 करोड़ के आसपास आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आगे देखते हैं आईआरसीटीसी रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेट टिकटिंग के कारण भी 15% कम होके कितना आ चुका है, अराउंड 194 करोड़ 227 करोड़ से। बट टूरिज्म जो, क्योंकि आपको पता है आईआरसीटीसी से बहुत से लोगों ने होटल वगैरह भी बुक करते हैं, तो होटल वगैरह जो इन्होंने क्वार्टर 4 में बुक किए थे वो काफ़ी ज़्यादा बुक किए थे, और क्वार्टर 4 में इनका जो टूरिज्म से रिलेटेड जो रेवेन्यू था वो 7% बढ़ गया था, 102 करोड़ हो गया था 95 करोड़ से 95 करोड़ से। तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है आईआरसीटीसी रिलेटेड, वो चीज़ें मैं सारी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी में हमें कुछ टाइम के लिए देख सकते हैं एकदम से जंप देखने को मिली, उसके बाद फिर से शेयर डाउन आ गया। जो इसका 1400 का सपोर्ट है इसने उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों वही चीज़ें आप देख सकते हैं, क्वार्टर 4 में ही कंपनी ने इतने अच्छे रिजल्ट पेश नहीं किए, तो आगे लग सकता है कि क्वार्टर 1 में तो ट्रेनें बहुत कम चली हैं, जो चल रही हैं वो श्रमिक एक्सप्रेस या फिर कोविड-19 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। तो आगे जाके इस कंपनी को अब हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट काफ़ी हिट होता देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि शेयर में थोड़ी गिरावट हो। बट अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, थोड़ा शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कंपनी ने कुछ, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको खुद की अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक टिकट बुक करी थी मार्च में, बट मैंने ट्रैवल करना था मई में, तो ठीक है, तो उसकी जो मेरी कैंसिलेशन हुई है वो मई में जाके हुई है। मतलब कि वो मार्च में तो वो मेरी प्रॉफिट में ही दिखी होगी, बट मई में जब वो मेरा पैसा मेरे को रिफंड आ गया, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि मई में उस चीज़ के कारण कंपनी का रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा ना। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, मई में मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रेवेन्यू और भी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, जब तक ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। दोस्तों जब तक लॉकडाउन की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, आईआरसीटीसी प्रॉपर से वर्क नहीं करते, तब तक आप इसमें कोई भी बाइंग मत कीजिए। ये मैं आपको पर्सनल बेसिस पे सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है आप उनकी राय भी जरूर मानिए, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो दोस्तों एक न्यूज़ चल रही है येस बैंक से रिलेटेड। तो येस बैंक एफपीओ इशू, फ्लोर प्राइस फिक्स्ड एट ₹12 पर शेयर। तो दोस्तों येस बैंक ने अभी एफपीओ इशू किया है। ये एक एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें इन्होंने क्या किया, 15,000 करोड़ रुपए का ये एफपीओ लेके आए हैं, और ये डिस्काउंट के ऊपर लेके आए हैं, 50% डिस्काउंट के ऊपर अराउंड। तो दोस्तों ये 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में लागू कर सकते हैं आप इसमें। और ये इसमें जो इशू साइज है वो है 1000, मतलब कि अगर आपको ये इशू में अप्लाई करना तो आपको मिनिमम 1000 आपकी जो लोट होना चाहिए, 1000 के लोट में अप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, मतलब कि 1000, 2000, 3000 आप ऐसे जो भी मल्टीपल होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली 12 रुपये पर इक्विटी शेयर में पे करना होगा। मतलब कि अगर आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12,000 रुपये के आसपास अप्लाई करना होगा। इसमें मैक्सिमम कोई सीलिंग एज सच मुझे देखने को नहीं मिल रही है, आप देख सकते हैं। एंड एक कैप ऑफ ₹13% पर शेयर। तो ये इन्होंने सब चीज़ें बता रखी हैं कि 12 रुपये पर शेयर है, और साफ आप देख सकते हैं ₹15,000 करोड़ एफपीओ और पब्लिक ऑफर और ₹12 पर शेयर, एंड एक कैप ऑफ ₹13 पर इक्विटी, मतलब कि 13 रुपये की इन्होंने यहाँ पे कैप भी लगा रखी है। और जो एम्प्लॉइज़ है उनको इन्होंने बेसिकली ₹1 का यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें येस बैंक में होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों येस बैंक तो आपको पता, मैं हमेशा से यही कहता हूँ, ये डूबता हुआ जहाज़ है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाने का है। तो दोस्तों बट फिर भी अगर आपको लगता है आपके पास कुछ स्पेयर पैसा है,
अगर आपके पास है 12,000 रुपये के आसपास स्पेयर पैसा, अगर कल को वो 12,000 का 6,000 भी हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप चाहें तो इसमें एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों पर्सनली मैं इस कंपनी के, मुझे जहाँ तक फंडामेंटल देखता हूँ मैं, मुझे फंडामेंटल बिल्कुल भी इस कंपनी के पसंद नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे एफपीओ में नहीं जाने वाला हूँ। बट जो भी आपको खुद लगता है आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। मुझे तो इस कंपनी में जब तक मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हुई नहीं देखने को मिलती है। जब ये शेयर 400 से गिरने शुरू हुआ था, कैसे ये बीमार होता 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 आपने देखा 5-5.5 रुपये तक आ गया था, तब से मुझे तो ये कंपनी पहले से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है। जब से राणा कपूर ने एग्जिट किया, बहुत सी प्रॉब्लम हुई, ईडी वाली न्यूज़ आई, तो तब से मेरा इस कंपनी के ऊपर इतना ऐसा विश्वास नहीं है, और मैं अभी इसमें अप्लाई नहीं करने वाला है एफपीओ के लिए। बाकी जो आपका डिसीजन है वो आप देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं यस बैंक आज भी लाल निशान में ही बंद हुआ है, बीच में तो ये 25 रुपये का सपोर्ट तोड़ के भी नीचे आ गया था। तो काफ़ी चीज़ें इसमें नेगेटिव होती हुई देखने को मिली थी हमें। आगे बात करते हैं दोस्तों रुचि सोया के बारे में। तो दोस्तों रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में आप देख सकते हैं, आज इसमें पहले लोअर सर्किट लगा, खुलते ही मार्केट, फिर थोड़ी देर ट्रेडिंग हुई, फिर से एकदम अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों ऑपरेटर यहाँ पे वही कर रहे हैं, नीचे से माल खरीद रहे हैं, ऊपर जाके बेच रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर फंसते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब तक रुचि सोया में आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती है, तब तक आप बिल्कुल भी एक भी शेयर इसमें बाई मत कीजिए। अभी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी कुछ अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखाएगी, तब हम आपको बता देंगे कि इसमें आपको आगे क्या करना है। बट अभी के लिए आप चाहें तो रुचि सोया को टोटली अवॉइड कीजिए। किसी के कहने पे कोई फ़ोन कॉल मैसेज आपको करता है कि रुचि सोया खरीद लो, बिल्कुल आप उनके बहकावे मत फंसिए, क्योंकि आप हाई लेवल पे फंस जाओगे और फिर से ये शेयर नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं रुचि सोया का जो आज मेरे को लगता है जो लोअर सर्किट खुला होगा, उसका ये रीज़न था कि रुचि सोया अपॉइंट संजीव अस्थाना एज सीईओ। तो रुचि सोया के जो सीईओ हैं उन्होंने अपॉइंट किए हैं रुचि सोया इंडस्ट्री विच इज़ ओन्ड बाय बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेदा हैज़ अपॉइंटेड संजीव अस्थाना एज इट्स सीईओ। तो इन्होंने सीईओ अपॉइंट किए हैं, जिसके कारण ये कंपनी हमें थोड़ा सा ग्रो करती हुई देखने को आगे और मिल सकती है। बट दोस्तों जब तक ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट ना दिखाए या फिर इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट ना हो, तब तक अभी आप इस कंपनी से दूरी बनाए रखें। दोस्तों आगे आ जाते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्राइडेंट में अभी आपको बाइंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बाई करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा टाइम वेट कीजिए, जब इसमें कुछ बाइंग का लेवल बनेगा, जब कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि ट्राइडेंट कुछ ग्रो कर रही है या फिर अच्छे रिजल्ट लेके आ रही है, और भी अच्छे रिजल्ट लेके आ रही है, तब आप इसमें हम बता देंगे कि बाई करना चाहिए नहीं करना। जब तक ये 7 रुपये का लेवल तोड़ के 7 से 7.5 रुपये के बीच में 4-5 दिन ट्रेड ना करें, आप अवॉइड ही कीजिए अभी ट्राइडेंट को। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ट्राइडेंट मेरे को ऐसा लगता है जो एक पेनी स्टॉक में सबसे अच्छा पेनी स्टॉक है, तो मुझे वो ट्राइडेंट शेयर ही अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी फिर भी अच्छी है, कंपनी बहुत काम करती है, कंपनी मल्टी डायमेंशनल है। अभी आपने देखा यूएसपीटीओ से भी इनको बहुत अच्छा पेटेंट मिला था, क्योंकि यूएसपीटीओ से अगर पेटेंट अप्रूव हो जाता तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है वो। तो कंपनी काम तो कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप थोड़े टाइम के लिए रुकिए इसमें, जब कुछ बाइंग का लेवल बनेगा तब आप बाई कीजिए। और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मत उठाइए, आप चाहें तो 100 या फिर 50 कंपनी के क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और बाई ऑन डिप स्पेस में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई करते रहिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट शेयर की बात करेंगे टीसीएस। तो दोस्तों टीसीएस के हमने रिजल्ट देखे थे, टीसीएस के रिजल्ट इतने खास नहीं थे, बट फिर भी टीसीएस के शेयर में आज देखा हमने जंप भी देखने को मिला। तो दोस्तों कल टीसीएस ने भी, आपको नहीं देखा था, टीसीएस का जो नेट प्रॉफिट था वो भी कुछ कम होता हुआ देखने को मिला था, रेवेन्यू वगैरह भी हमें हिट होते हुए देखने को मिले थे। तो दोस्तों आज एक न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर टीसीएस एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राजेश गोपीनाथन। तो ये एक आर्टिकल चल रहा था कि टीसीएस को हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले, जिसके कारण टीसीएस में अच्छी आगे आने वाले समय में हमें पीक देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों अभी भी टीसीएस का जो रेजिस्टेंस का लेवल है 2300 रुपये के आसपास है। आपने देखा होगा कि 1-1.5 साल से 2300 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर रहा है। जब तक ये 2300 लेवल का क्रॉस नहीं करता, तब तक इसके और आगे जाने की चांसेस कम है। बट दोस्तों जैसे ये 2300 से लेके 2400 तक पहुँच जाता है, उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक वहाँ पर सर्वाइव करता है, तो उसके बाद हमें इसमें और अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। बट टीसीएस IT की आपको पता नंबर 1 रैंक 1 कंपनी है, और इसका शेयर भी प्राइस भी बहुत अच्छा है, और ये टाटा ग्रुप इसको होल्ड करता है। तो दोस्तों अभी क्या होगा, बेसिकली अभी बहुत सी कंपनियां, टीसीएस ने खुद बयान दिया है कि वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग दैट व्हाट द फ्यूचर इज, वी आर शेयरिंग द ट्रैजेक्टरी दैट वी सी। तो बेसिकली टीसीएस क्या करेगी, तो टीसीएस ने साफ देख सकते हैं, और टीसीएस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें इन्होंने बोला है कि ये आने वाले समय में इन्होंने क्या किया है, 100% वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट करवा दिया। जो एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होगा, टीसीएस की अगर बहुत सी बिल्डिंग में अगर काम नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयज़ घर पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप सब सी चीज़ें समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब के चार्जेस इनको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो बेसिकली कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, रेवेन्यू ग्रो करेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों टीसीएस से लेके आपको कभी भी घबराना नहीं है, टीसीएस रैंक 1 कंपनी है। जब आपने देखा था कोविड की सिचुएशन आई थी, तब ये शेयर 1500 रुपये के आसपास भी आ चुका था,
और आज देख सकते हैं अब 2300 रुपये के आसपास फिर से घूमने लग गया है। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कभी भी ऐसी कंपनीज में टिप्स पे बाई करने का मौका मिले तो जरूर बाई कीजिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर के साथ दोस्तों शेयर उसके साथ डील की है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।